हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे गणित का जो है कि 2025 का ये प्रश्न जो लगभग जो है कि ये आपका 1 मार्च को होने वाला पेपर है और उसका जो है गणित का पेपर 2025 का सबसे वायरल पेपर है। इसमें जो है कि 100% यदि आप मेहनत करते हैं तो अच्छा आपका रिमार्क हो। ये जब कोड नंबर 822 DV, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका मॉडल पेपर है, जिसमें से आने की संभावना पूर्ण 100% है। इसलिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न पत्र पर फोकस करना। और इसमें जो है कि पूर्णांक जो 70 मार्क का या पूर्णांक आपका है लगभग जो है कि कहने का मतलब 95% तक टोटल जो है। यदि आप 100% तक मेहनत करते हो 95% तक ये पूरा मान के चलिए कि इसमें आपका जो है कि 95% आपका आ सकता है। इसमें अनुक्रमांक क्रमांक और नाम भी भरना होगा। पूर्णांक 70 मार्क का, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो एडमिट कार्ड आपका लेकर जाना है, ठीक है ना, ये भूलना नहीं है। और यहाँ पर आइए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया हुआ है, जिसमें जो है कि 15 मिनट आपको जो है क्या करना पड़ता है। ये लगभग जो है कि 15 मिनट जो है कि आपको ये आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ये 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का जो समय दिया था, 3 घंटे आपके पेपर पर रहेगा। कुछ निर्देश आइए पढ़ते। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। इस प्रश्न पत्र क्या है, 2 खंड है। यहाँ पे तीसरा दिया खंड अ में 20 अंक के और 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न जिसके OMR सीट पर आपको देने हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, 20 मार्क उसमें जाएगा। OMR सीट पर जो है उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर डॉट कर लेते हैं, डॉट करने के बाद यहाँ पर यदि आप सोचे कि नहीं ये गलत हो गया तो इसे कट करना अनुचित है, इसे उचित नहीं करें। यह अनुचित नहीं काम करें, क्योंकि उचित यदि करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें आपको कलर करना रहेगा, ठीक है ना। और ये नहीं कि कभी उसमें कट करें, भरना कट करना नहीं है। इसमें आपको जो है कि भरना है, इसमें ब्लैक करके स्पॉट करके भरना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो भी ABCD में आपका जो ऑप्शन रहेगा, उस ABCD में जो ऑप्शन आपका राइट होगा उसमें आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि लगभग यहाँ पर जो चौथा आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है कि दिशा निर्देश जो दिया हुआ 5वां खंड में, खंड ब में जो कि 50 अंक के ये संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसको विस्तार से आप क्या करना, हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 50 अंक के संक्षिप्त प्रकार के उत्तर दिए रहेंगे, तो इसको आपको वर्णनात्मक रूप से हल करना है, ठीक है ना। जो 2 से 4, 5 और 6 मार्क का ये पेपर रहेगा। इसमें 2, 4, 6 का जो है कि मार्क आपका प्रश्न रहेगा, तो इस तरह से आपको उसको हल करना है। अब यहाँ पर जो है कि आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जो 6वां आपका पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है, ये खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है ना। खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए होंगे और खंड ब में 5 प्रश्नों को जो क्या करना है, उसको हल करना है। जैसा दिशा निर्देश उसमें रहेगा उसके हिसाब से करना है। और यहाँ पर जो है 7वां जगह प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट जो है कि उसके अंक लिख दिए जाते हैं, जिस कितने खंड करने हैं उसमें सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से दिए होते हैं, उसको पढ़ना है। 8वां जगह प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, 4 मार्क का, तो इस तरह से जितने भी रहेंगे उसके अंक जो है क्या रहेंगे, उसके सामने जो है ये अंकित रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, और उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप नहीं हल कर सकते हैं। मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रश्न को आपको नहीं आ रहा है तो उस पर समय व्यतीत करने का मतलब नहीं है। जो प्रश्न सबसे पहले आ रहा है सबसे पहले उसको हल कर लीजिए। इसके बाद तो ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो वो चीज़ें बाद में आप सोचेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस पर समय व्यतीत करने का मतलब जो प्रश्न आ रहा है उसके लिए भी समय आपके पास नहीं बचेगा। तो आइए हम खंड अ की तरफ चलते हैं और यहाँ से जो है कि आपका शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो OMR सीट में आपको जो क्या करना है, अंकित करना है, भरना होता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है HCF जो है कि 252 और 594 बराबर यहाँ 18 है, ठीक है ना। यहाँ पे HCF जो है कि 252 और 594 का 18 यहाँ पर दिया हुआ है। HCF ये जिसको बोलते हैं मौसो, मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक, यदि हिंदी में देखा जाए तो ये होता है। इसके बाद जो इसका जो है कि 18 आपका मौसो दिया हुआ, तो ज्ञात करना है कि LCM कितना होगा। LCM ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है। तो लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए ध्यान देने वाली बात है। सबसे ही इसमें आसान प्रश्न है कि यदि लॉसो ज्ञात करना है, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसका जो है कि मौसो दिया हुआ और लॉसो ज्ञात करना, तो सिंपल है। लॉसो बराबर आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणनफल बटे मौसो से भाग दे दीजिए, आ जाएगा। ये सूत्र है, ठीक है ना। इस सूत्र पर रख के आप करते हैं तो ये भी हल हो जाएगा। मतलब क्या करना, 252 और 594 गुणा कर दीजिए, ठीक है। 252 और 594 गुणा करके क्या करिए, 18 से भाग दीजिए, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ये पहला चीज है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर गुणे LCM और मल्टीप्लाई HCF, ये फॉर्मूला है। तो ये पहला नंबर, इसको प्रथम पद भी बोलते हैं, प्रथम संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड जो रोमन अंक में दिया है, और LCM जो है कि आपको लॉसअप और HCF का मतलब मौसअप।
तो यहाँ पर क्या करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात करना तो पहला पद और गुणे दूसरा पद, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में एचसीएफ से आप भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो है कि यहाँ पर आपको एचसीएफ से भाग देने पर एलसीएम यहाँ पर आसानी से आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पहला जो संख्या है 252 है, दूसरी संख्या 594 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लिखेंगे और यहाँ पहली संख्या आपका 252 दिया है, 252 यहाँ पर लिख चुके हैं, लिख देंगे हम। और इसके पश्चात जो है कि गुणा करके चिन्ह दे के हम 594 जो दूसरी संख्या है उसको भी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे एचसीएफ जो हमारा है, एचसीएफ जिसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, एचसीएफ 18 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपका गिवन है, तो यहाँ पर 18 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी बहादुरी है यह है कि आप यदि गुणा कर लेते हैं, तो फिर भाग देना और गुणा भाग करना है आपकी बहादुरी है। यदि आप परफेक्ट ये जानते हैं गुणा भाग करना तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो छोटे छोटे नंबर से आप इसके क्या करेंगे, कटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 से कटाया गया, 2 में कम 2, 2 दूनी के 4 यहाँ पर हो जाएगा, हाँ 2 में कम, और या तो 18 से विभाजित करेंगे, 18 से डायरेक्ट करते हैं तो 18 का पढ़े में 18 कम 18, 18 चौको, हाँ यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, भाग देंगे तो 14 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 14 गुणे 95 594 हो गया, 14 गुणे 594 हो जाता है। तो यहाँ पर 63 83 और 16 आ जाता है आपका, मतलब 8316 होता है। मीन्स 18 से 252 में भाग देंगे तो 14 बार में जाएगा, और इसके बाद 594 बचा, 14 गुणा कर दीजिए, 594 में 14 गुणा कर देंगे तो आपका जो है कि यहाँ पर उत्तर जो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि या तो छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 9 18, 2 कम 2, 2 4, 2 6 12, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या होगा कि लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, तो इसलिए जो है कि डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 18 से भाग देते तो आ जाता है। अब चलिए इस तरह से जो है कि अगला हम पायदान हमारा चलता है, दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 के शून्यक है। कौन सा शून्यक है, ये उसको ज्ञात करना होगा कि शून्यक कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर शून्यक हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो कि बहुपद वाला ये दूसरे लेसन से है, तो यहाँ पर जो कि सॉल्यूशन करके आपको बता दिया जा रहा है कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसका। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 2x और माइनस 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, और बराबर यहाँ पर जो है शून्य दे देंगे और 0 दे देंगे, जिससे हम जो है कि 0 से तुलना करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी जो कि बराबर करके 0 देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है कि आप ये जो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से, तो समझ में आता है। या तो यहाँ पर गुणनखंड निकाल लीजिए, 3 और ए का गुणनखंड निकालेंगे 3 होगा। अब ऐसा इसका गुणनखंड निकालना है या ऐसा 2 फैक्टर निकालना है 3 का, जिसको जोड़ने और माइनस करने पर या जोड़ने और घटाने पर जो है कि -2 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, तो 1 दूनी 2 हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाता है, 2 और 1 का गुणा करें 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, तो ये 3 1 3 होगा। हम क्या करेंगे, जब 3 का जब एक गुणनखंड निकालते हैं हम, 3 का गुणनखंड जो होता है, तो यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 होगा, 3 में से एक जगह 2 हो जाएगा, मतलब ये गुणनखंड होगा। यदि 1 और 2 लेते हैं तो 1 दूनी 2 तो हो जाता है, बट आपका 3 नहीं मिलता है तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 3 1 3 लेंगे। और 3 1 3 लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, -3 हो जाता है और 1 हो जाता है, ठीक है ना। -3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो बीच वाला नंबर है, ऐसा हम गुणनखंड 2 ज्ञात करते हैं जिसको जोड़ने घटाने पर -2 के बराबर उसका आंसर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर -3x और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, -3x और +x लिखेंगे, और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे -3x का एक जोड़ा हो जाएगा और x -3 का जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे x जो कि 2 बार है, एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x और -3 बच गया। और यहाँ पर क्या होता है कि x -3 है, यहाँ पर 1 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे x और एक जगह पे 3 है, तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 1 कॉमन लेंगे तो x -3 ही हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए x -3 3 जो है कि दोनों जगहों पर हमारा जो कि सेम कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ कॉमन हो रहा है, तब तक समझिए कि सही है। यहाँ तक यदि आपका बराबर जो है कि कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, तब समझिए कि सही है, नहीं तो गलत है। तो x -3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए दूसरे ब्रैकेट में x बच गया, +1 हमारा वहाँ पे बच जाता है, ठीक है, यहाँ पर 0। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x -3 का 0 से तुलना करेंगे, तुलना करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे x +1 का 0 से तुलना करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3 को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 3 हो जाता है। और इसी प्रकार जो क्या करेंगे, x +1 का जब ये पक्षांतर करेंगे तो +1 जाकर उधर क्या होगा, माइनस हो जाता है, +1 जाकर उधर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
3 और -1 हो जाता है। यहाँ पर जो है कि x के 2 गुणांक हो जाते हैं, 3 और 1 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि x के 2 जो है गुणांक आपका निकल जाता है, 3 और 1 निकल जाता है। तब यहाँ पर शून्य जो होगा क्या होगा, शून्य का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को रखा जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, मान लें कि शून्य के बराबर, जैसे ठीक है ना, हो जाता है। या तो आप चाहेंगे तो a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से गाइस जो है कि अपना दूसरा प्रश्न जो कि हल हो चुका है। यहाँ पर आइए समीकरण का निकाय जो है कि x बटे ए, यहाँ पर समीकरण का निकाय जो दिया है x बटे ए दिया है, y बटे बी दिया है, ठीक है। x बटे ए और y बटे बी बराबर यहाँ पर दे दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान आपको ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ठीक है ना। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आइए इन सवाल को भी देखते हैं किस तरह से इस सवाल को हल करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना, जिससे ताकि जो है कि आपके सहयोग से जो है कोई दूसरा बच्चे का भी जो है कमजोर बच्चे का अच्छा रिजल्ट बने, ठीक है। तो x बटे ए बराबर y बटा बी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करेंगे रख देते हैं। और रखने के बाद अब इसको हल करना, तो इस समीकरण नंबर में क्या मान लेते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जब समीकरण 1 और 2 जब हम मान लेते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि करना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है y का, तो यहाँ पर y का भी वैल्यू निकलेगा और x का भी वैल्यू निकलेगा यदि हम हल करेंगे तो। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करना है, आइए हल करके देखते हैं। फिर x का जब मान निकालेंगे आप, x का जब यहाँ पर मान निकालते हैं तो a y में गुणा हो जाता है। या तो हम इसे ए वाई बटे बी लिख दें, या तो ऐसा भी कर सकते हैं a बाई बी इंटू वाई लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा जो है कि यहाँ पर x बराबर जो है कि ए वाई बटे बी जो है कि हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 3, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको हो जाता है, या x का मान ए वाई बाई बी निकल गया है। तो ए वाई बाई बी जब निकल जाता है x का मान, तब क्या करेंगे, x का मान जो है कि रखेंगे, x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो प्रतिस्थापन, ये आपका जो विधि है ना, ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में एक का मान निकालना पड़ता है, दूसरे में रखना पड़ता है। तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर ए वाई बटे बी रख देंगे। समीकरण नंबर 2 कहाँ है, ए एक्स है, तो हम यहाँ पे ए एक्स है तो क्या करेंगे, सिंपल जो है कि ए, अब जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स आप मल्टीप्लाई ए वाई बाई बी रखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद बी वाई इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पर जो मान ए वाई बाई बी रखना है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे हम। अब इसके पश्चात क्या करना है, क्रिया क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अब ध्यान देना है कि यदि b को रिमूव करना है या b को हटाना है, b को रिमूव करना है या b को हटाना है, तो सिंपल आप तरीके गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर a और a का गुणा करें तो ए स्क्वायर वाई हो जाता है, ए स्क्वायर वाई बटे बी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ से b को हटाना है, तो b को हटाना है तो क्या करने का पड़ेगा, डायरेक्ट आप त्रिय गुणा भी कर सकते थे, या तो यहाँ पर b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा, b से b कट जाएगा, b 1 जा b, और ये a स्क्वायर वाई हो जाएगा, अब प्लस a का b में भाग देंगे तो b बार जाएगा, तो हम b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि हमारा अगला जो है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है कि हमारा ये इक्वल टू के बाद का हमारा जो पद था उसको हमने रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y आप कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेने पर यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ओके, और भाई b हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हम रख देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगुलर इसको मतलब डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी का यदि इसमें गुणा कर देते हैं, ये गुणा कर देते हैं, बी का 3 गुणा कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर जो है कि भाग दे देंगे यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट चाहते तो हमसे कट जाता है, कटने के बाद भी आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा विस्तार करके बताना जरूरी है कि बाय द वे कभी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, बी हो जाता है। मेरे प्यारों बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से वाई का वैल्यू पूछा था, किसी में एक्स का भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से जिसमें प्रश्न दिया तो शायद जो है कि अगला प्रश्न भी वैसा हो, नहीं, इसमें बदल भी सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप कमेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पर शेयर भी करें, जो अपने आपके दोस्तों को जो है कि बहुत हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर सी का मान जो है कि बी के बराबर होगा। इस तरह से ये समीकरण का हल आपके सामने जो है कि करके दिखाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, यहाँ पर मेहनत करना है। देखिए मैथ क्या होता है ना, मैथ बार बार प्रैक्टिस की चीज़ है।
ये ऐसा नहीं कि लर्निंग सब्जेक्ट है तो लर्न कर ले तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये याद करने की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल किया गया है। अब और थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा क्या है, गले में थोड़ी इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी सी आवाज़ें जो है कभी कभी हो सकता है कि लड़खड़ा जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा संभाल लेना। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह सही करें। तो यदि द्विघात समीकरण दिया 3x² माइनस 6x प्लस के का के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मूल समान है, याद रखिएगा, मूल समान है तो अब के का मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार से इस समीकरण का जो हल हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समीकरण का हल कैसे करना है और इसके लिए कौन सी युक्ति और कौन सा नियम लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपका जो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो ध्यान देखिएगा कि जब मूल समान होता है तो डी बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। मीन्स डी के जो मान 0 के बराबर आएगा तभी जाके जो है कि वो विविधकर का नियम जो है पूरा कर पाए, क्योंकि विविधकर है। डी बराबर 0 होगा मतलब डी बराबर 0 हो जाएगा तभी विविधकर। तो आइए इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है विविधकर का। तो विविधकर का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि 3x² माइनस 6x और प्लस के दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके वैल्यू को निकाल लेंगे अलग साइड में। अब यहाँ पर a का मान क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, b का मान क्या हो जाता है, माइनस 6 हो जाता है। तो abc का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो a का मान यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है, 3 रख लें हम यहाँ पे। a का मान यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख लें। और इसके बाद जो है कि अगला b का जो मान माइनस 6 है, क्योंकि माइनस 6 क्या है, 6x है ना, तो याद रखना माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर k का मान जो है, यहाँ पर c का मान जो k है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। ये तो सिंपल जो है कि समीकरण से सारे वैल्यू को हमने आपके समक्ष निकाल कर रख दिया है। ओके, लेकिन अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो b का मान जब 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणे a का मान माइनस 6 रखेंगे, और यहाँ पर जो है कि सॉरी a का मान 3 रखेंगे और यहाँ पर k रखेंगे बराबर 0 से। इसका कंपेयर करना है, तो 6 का 2 बार गुणा करते तो 36 हो जाता है, और माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा 4 3 12 के हो जाएगा। क्या होगा, 4 3 12 के, ठीक है ना, 12 के बराबर 0 हो जाएगा, 12 के बराबर 0। अब यहाँ पर जो है कि 36 का मान निकालना, सॉरी के का मान निकालना, तो 36 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखने देंगे, 12 के को उधर पक्षांतर करके राइट साइड में लेके जाएंगे, तो माइनस 12 के प्लस 12 के हो जाएगा, 12 3 36 हो जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों के का मान आपका क्या हो जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है। के का मान, सॉरी के का मान 3 हो जाता है, ये के का मान 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये a बराबर 3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर यहाँ से इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का हल हो चुका है। यहाँ से इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न नंबर जो है कि आपका 5वां पर जो दिया है कि समांतर श्रेणी का 4 9 14, ठीक है ना, समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। अंत से 10वां पद होगा। प्रश्न जो है कि बहुत सुंदर दिया हुआ है। हाँ, अंत से 10वां पद होगा। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर आइए इस सवाल को भी हल करेंगे। ये पीछे से अंत का, पीछे से जो है कि आपका लास्ट से जो है कि इसका 10वां पद निकालना है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये 254 है, 254 से ये हम उल्टा चलेंगे, क्या करेंगे, 254 से उल्टा चलेंगे। यहाँ पर 14, फिर इसके बाद 9 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। ये अंत से जो है ना कि ये चल रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ए का मान जो हमारा निकलेगा ये हमारा हो जाएगा 254 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान जो है 254 हो जाएगा। इस तरह से आप डी का मान निकालोगे तो डी का मान क्या करना पड़ता है कि ये सेकंड पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ता है, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिया है 4, दूसरा पद जिसका दिया है 4 दिया है, और उसका पहला वाला पद दिया है 9, 9 तो घटा देंगे तो ये -5 हो जाएगा, मतलब डी का मान -5 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों n इक्वल टू जो फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो n इक्वल टू आपका दिया है 10वां पद, यहाँ पर दिया हुआ 10, ठीक है ना। ये 9वां पद जो है कि आपका 10 दिया है, 9वां करेंगे 10वां पद होता है ना, तो ये n का मान दे दिया 10वां। अब इस तरह से क्या करना रहेगा, अब सूत्र जो है कि हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर सूत्र का हमारा प्रयोग होगा। तो ये सूत्र जो हमारा Tn इक्वल टू हो जाता है, Tn इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर रखेंगे Tn का वैल्यू और सब ये जो है आगे का जो है कि हम रखेंगे यहाँ पर। तो Tn का वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पर आप निकालना होता है, तो T10 वाला आपका वैल्यू हो, क्योंकि T10वां पद पूछ रहा है कितना होता है। तो ए का मान क्या यहाँ पर है, 254 है, प्लस यहाँ पे n का मान 10 है, 10 में से 1 निकल जाएगा, और यहाँ पर डी का मान जो कितना है माइनस जो है कि आपका दिया होगा क्या, यहाँ पर 5 है, तो -5 रख देंगे। T10 में इक्वल टू निकालेंगे 254, अब प्लस यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का 5 में गुणा कर देंगे तो 9 5 45 माइनस हो जाता है, -5 है। तो
अब यहाँ पर T10 जब निकालेंगे तो यहाँ पर 254 दिएगा, 254 प्लस क्या हो जाएगा, 254 प्लस यहाँ पर देखिए 254 प्लस क्या हो जाएगा, -9×5 = 45। अब 254 में से 45 को क्या करना है, घटा देना है। तो T10 में से क्या करेंगे, 254 में से 45 निकल जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 209 जो है आपका T10 का मान होगा। T10 का मान जो है 209 होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको हल करके इस तरह से आंसर निकालेंगे और इस तरह से आप उसका ऑब्जेक्टिव से उत्तर बताना रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपके एक वीडियो शेयर के सहयोग से जो है कितने विद्यार्थियों का जो लाइफ बदल सकता है और उनकी दुआएं भी आपके साथ रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्या करेंगे, आप कमेंट भी करिएगा जिससे हमको भी मनोबल बढ़े, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा जिससे कि वीडियो उन तक पहुँचे जो इसके हकदार हैं, वो भी बेचारे देख पाएँ, वो भी समझ पाएँ, कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है। तो कह रहा है कि ये त्रिभुज ABC का आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। देखिए यहाँ पर जो PQ जो है कि BC के समांतर खींचा गया, ठीक है ना। तो ये दोनों समांतर होगा, आपस में क्या होगा, ये समांतर होगा, ठीक है। दोनों का अंतर बीच में समान होगा। अब यहाँ PQ और संबंध का जो BC का जो संबंध है, PQ संबंध BC एक संबंध 3 का है। यहाँ पर PQ बटे BC हम लिख देंगे, PQ बटे BC एक संबंध 3, या PQ संबंधित BC जब लिखेंगे तो 1/3 एक संबंध 3 हो जाएगा। तो AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है, बहुत आसान है। ये जो है कि BPT थ्योरम है, ठीक है ना। BPT थ्योरम मतलब होता है मूलभूत अनुपात प्रमेय वाला फार्मूला यहाँ पर है, तो उसके नियम पर भी जो है कि आप लगा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि इससे सवाल को, ऐसे सवाल को किस प्रकार हल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अनुपात जब हम निकालेंगे तो अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तब इस तरह से यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर PQ और BC समांतर है, PQ और BC क्या है, आपस में समांतर है। तो AP और PB का निकालना है, AP और PB का निकालना है। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। तथा त्रिभुज ABC एक इसमें और दूसरा त्रिभुज बन जाएगा APQ। दो त्रिभुज की रचना हो गई इसमें, जब PQ समांतर रेखा खींचा गया है तो दो त्रिभुज की इसमें रचना हो गई है। तब यहाँ पर जो कि ये दोनों समरूप होंगे, APQ और त्रिभुज ABC दोनों समरूप होंगे। समरूप का मतलब जिसका सम मतलब समान, रूप मतलब रूप हो, जिसका समान रूप होता है उसे समरूप कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका ये जो है कि आपका डेफिनेशन भी आता है। तब यहाँ पर जो संबंध निकालेंगे AP का जो होता है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, AP। अब यहाँ पर जो है पूरा भुजा उसका साइड ले लेंगे पहले ABC में, तो AB/AP हो जाएगा। अब इसी तरह जब दूसरे साइड में जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये BC हो जाता है, ठीक है ना। BC/ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों आप बता दिया कि दोनों आपस में क्या है, समान, ये है आपका समांतर है, दोनों समांतर है। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, जो PQ और BC का जो सॉल्यूशन दिया है, तो यहाँ PQ और BC का सॉल्यूशन जो है को ऊपर दे दिया है, तो 3 को ऊपर रख देंगे, 1 को नीचे रख दीजिए। अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अब निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया एक दिया, तो ये गुणा करेंगे, तो PQ और BC का अनुपात जो है क्या हो जाएगा आपका, PQ और BC का अनुपात एक संबंध 3 हो जाएगा। PQ और BC का अनुपात एक संबंध 3 हो जाएगा, PQ और BC का अनुपात एक संबंध 3, तो यहाँ पर दिया ही है। तब इस तरह से आपको जो है क्या निकालना है कि AP और PB का अनुपात निकालना ना, AP और PB का अनुपात निकालना। तो AP और PB का अनुपात जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि AP प्लस क्या करेंगे, AP प्लस PB करेंगे, AP प्लस PB, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि AP प्लस PB बट AP हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, अब ये 3 संबंधी 1 है, 3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है कि आप क्या करना होता है कि जो 1 प्लस करते हैं, AB/AP प्लस 1 करते हैं, तो ये जो है कि विलोम अनुपात नियम है, ये विलोम अनुपात नियम है। तो क्या करेंगे, 3 AP हो जाएगा, तो ये गुणा करें 3 AP हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि AP का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर AP प्लस PB हो जाएगा। तो 3 AP होता है, AP को ले घटा दीजिए, AP को ले जाके यहाँ पर माइनस कर देंगे, AP इज इक्वल टू क्या हो जाता है, PB हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, PB हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 AP में से 1 AP निकलेगा, 2 AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AP का अनुपात जब PB से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अनुपात जो है कि 1/2 आपको जो कि AP/PB का निकाल दिए। इस तरह सोल्यूशन करना होता है, तो इस तरह सोल्यूशन करेंगे तो जल्दी में हल हो जाता है। नहीं तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जब उस तरह से भी अधिक करते हैं, 2 तरह से हो सकता है, 2 तरह से भी करेंगे तभी उसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक आसान तरीका होता है कि 1 और 3 दिया तो उसमें से क्या करना है, 1 माइनस कर देंगे तभी आ जाएगा ना। 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, जो बचेगा तो 1/2 का अनुपात होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर जगह कुछ नियम है, जो शॉर्टकट जो तरीके होते हैं हर जगह लागू नहीं होता है, कुछ जगहों पर जो कि लागू होता है, कुछ जगहों पर नहीं लागू होता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलेंगे। बिंदु 5, 0
और -12 जीरो के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, प्रश्न आपके सामने इस तरह दिया हुआ है, बिंदु 5 जीरो और -12 और जीरो के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो इस तरह से आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इस सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 और दे दिया है जीरो यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरा जो बिंदु देखेंगे यहाँ पे 12 -12 और यहाँ पर जीरो दिया रहेगा। जो ए और पी का मान मान लीजिए, चाहे ए और बी का मान मान लीजिए, किसी का भी मान आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला है तो ये पहला x1 हो जाएगा, दूसरा ये y1 x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x1, जो ए बी का मान जो है कि ए बी के बीच की दूरी जब ज्ञात करनी होती है तो ए बी के बीच की दूरी या पी क्यू के बीच की दूरी, किसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी को डी से दिखाते हैं, जो अंडर रूट में हम दिखाते हैं, करड़ी के अंदर दिखाते हैं। तो करड़ी के अंदर आपका हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर जो होगा y2 या y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके समीकरण को यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को रखेंगे, रख के यहाँ पर ये हल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर उसके वैल्यू को रखेंगे और रख के हल करेंगे। यहाँ पे x1 का मान है, y1 का मान है। ठीक है ना, और दूसरा जो x2 का मान है, y2 का मान है। मतलब यहाँ पर x2 का मान -12 है और y2 का मान 0 है। तो यहाँ पर रखिए, आइए d बराबर क्या रखेंगे, x1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 है, 5 - x2 का मान रखेंगे -12 यहाँ पर दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 5 + 12 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर जो है कि y1 का मान जो आपका दिया 0 है, माइनस y2 का मान आपका क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पर स्क्वायर इसका कर देते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये 12 × 5 = 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर निकालते हैं आप, 17 रख दीजिए, 17 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा। प्लस यहाँ पर 0 में से 0 माइनस होता है तो 0 ही होता है। तो 0 होता है तो 17 का स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे तो 200 आपका 89 हो जाता है, प्लस 0 हो जाता है। तो 289 में 0 जोड़ेंगे तो 289 ही होगा। अब 289 का जो हम ये करेंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, पूर्ण वर्ग निकालते हैं। तो 289 का जो कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। ठीक है, 289 कितना हो जाता है, 17 होता है। इसलिए डी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरह से आपके इस भी सवाल का जो सोल्यूशन आपके सामने निकाल के रख दिया गया है। इस तरह से सोल्यूशन आप बीच में समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का मान 17 होगा। अच्छा देखिए ना, यहाँ पर एक एक जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी जो है कि इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ा मेरे प्यारा बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर जो है कि देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन करने के बाद निकल रहा है। नहीं तो अभी जैसे हिंदी का होता है कितना छोटा छोटा होता है ना, डायरेक्ट उसमें ट्रिक कर देते हैं, आंसर आ जाता है। इस तरह से अब 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। tan अल्फा है, यहाँ पर cot अल्फा है। tan अल्फा और cot अल्फा का मान 5 है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा का मान इसमें ज्ञात करना है। tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो ये आपके समक्ष जो है कि इस तरह से जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में कौन सा उत्तर होगा, ये जो है कि लगाना, ऐसे जो लगाना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन अब सवाल जब हल करते हैं तो इसमें समझ में आता है। तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू कितना हो जाता है, 5 है। यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, ये दिया हुआ है 5। अब हमको क्या करना है, tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा का मान निकालना। ठीक है, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा का मान निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस जो है कि हम लगाते हैं समझने के लिए। यहाँ पर जो है कि फॉर्मूले जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज होना चाहिए। फॉर्मूले के ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आपको याद होना चाहिए दिमाग में, यदि याद रहेगा तो आप जल्दी में हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan अल्फा प्लस cot अल्फा जो है कि यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए tan अल्फा और cot अल्फा का मान 5 तो दिया ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। हम क्या करेंगे, इसमें रख के और इसके बाद हल करते हैं और चलाते हैं। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए इसको जो कि शुरुआत करते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, अब tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा b का मान जो तो cot स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये cot स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसके बाद जो है कि यहाँ पर जो 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan अल्फा इंटू क्या हो जाता है, tan अल्फा इंटू cot अल्फा हो जाता है। ये आपका फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने क्या किया है, यहाँ tan अल्फा और cot अल्फा का जो है कि केवल हमने रखा है, मान रखा है, मतलब उसका मान रखा है। और यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, यहाँ पे cot स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 tan cot a, 2 tan अल्फा और cot अल्फा। ठीक, 2 tan अल्फा और cot अल्फा इंटू में रख सकते हैं। और या तो cot अल्फा को आप tan में बदल देते हैं, tan अल्फा में बदलेंगे तो tan अल्फा कट जाएगा एक से, है ना। cot को 1/10 में बदल सकते हैं, 25 हो जाएगा। tan से tan कट जाता तो 2 बचता है, tan से tan कट क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है ना, 25 में से 2 क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाके घटा देंगे, 2 कम 2 हो जाएगा तो 2 घट जाता है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का जो है कि यहाँ पर वैल्यू 25 में से 2 जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है कि लगभग जो है कि हमने यहाँ पर सोल्यूशन कंप्लीट कर चुका हूँ।
यहाँ पर जो है कि आपका कितना वैल्यू आ गया, 23 आ गया। tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो जब 23 होगा तो इस तरह से लगभग जो है कि आपके प्रश्न जो है कि लगभग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कि लगभग 20वां ये प्रश्न था, शायद नहीं 20वां नहीं था, 8वां प्रश्न था। तो इस तरह से इसका आंसर जो है कि आ गया है, इसी का मान 23 हो गया है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें लंबा समय लग रहा है, यहाँ पर लंबा समय लग रहा है, इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई वीडियो बड़ी हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों अब अगला प्रश्न जो कि चलते हैं हम, यहाँ पर 9वां में चित्र में दिया हुआ बिंदु ओ बिंदु करेक्ट ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप बतानी है आपको। करेक्ट, ओ बिंदुओं को ए और पी से देखने पर अवनमन कोण जो है कि 2 यहाँ वो बनता है। पी से देखते हैं तो यहाँ पर पी पर 60 अंश का बनता है, और यहाँ पर ओ पर जो है 45 अंश का बनता है। इस तरह से जब ए पर जाएंगे तो दोनों तरफ से देख रहे हैं, तो जब ए पर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, इस तरह से अवनमन कोण जो है कि आपका निश्चित होता है, अवनमन कोण बनता है। और यहाँ पर जो देखिएगा अवनमन कोण है कि नहीं है। तो अवनमन कोण है, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आइए इसमें जो देखते हैं तो कौन सा कोण का माप कितने अंश का होगा, ये इसमें आपको बताना होगा, ठीक है ना। इसमें कोण का माप आपको बताना होगा कितने अंश का कोण होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, तो आप जानते हैं कि बी पर और क्यू पर जो कि 90 अंश का कोण बनने वाला है, बी पर और क्यू पर 90 अंश का कोण बनने वाला है, और कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। यहाँ पे जो डॉट डॉट हमने लिया है जो एक कंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर आपको जो है कि जेड जो है कि वैल्यू आपको दिखा दी जाती है, ठीक है ना। जेड वैल्यू क्या हो जाएगा, दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड ए ओ हो जाएगा, जेड ए, ठीक है ना, जेड ए ओ हो जाएगा। ये बहिष्कोण जो है हमारा बाहर ऊपर कोण बना, अवनमन कोण बन रहा है, तो जेड ए ओ हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है कि हमारे देखते हैं जेड ए ओ होगा हमारा, तो जेड ए ओ जो होता है ये क्या होता है, ये देखा जाए तो एक जो बाहर कोण बनना है, एक अंतर कोण बनना है, बनने के नहीं बनना है, तो ये एकांतर कोण जाता है ना। तो यहाँ पर जो एक जेड ए ओ जो कि ए ओ बी के बराबर होगा, ए हो जाएगा, फिर ओ होगा, सॉरी ए ओ बी का होगा, तो ये लगभग 45 अंश हो जाएगा। ए ओ बी का मान निकाले कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ 45 अंश हो जाएगा, तो देखिए जेड जेड ए ओ और ए ओ बी का मान 45 अंश है, तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, जेड ए ओ का भी 45 अंश हो जाता है। तो जेड ए ओ ए का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश पहला हो जाता है, 45 अंश हो जाता है। इसके बाद जो है कि अब इसके बाद क्या बचता है, ये दूसरा देखते हैं। तो 45 अंश हो गया, यहाँ पर जेड ए ओ ए का वैल्यू कितना हो गया, 45 अंश हो गया। तो ये लगभग जो है कि आपका क्या हो जाएगा, 30 45 नहीं 45 होगा, 45 और 30 होगा, 45 और क्या होगा, 30 होगा, 45 60 नहीं होगा, तो उसमें 45 और इसके बाद जो है कि 30, ठीक है ना। पहला 45 होगा, दूसरा 30 होगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है कि बी इसमें दिया हुआ है। तो मतलब इस तरह से आपका सोल्यूशन इसमें हो सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे प्रश्न है तो उसका सोल्यूशन जो है कि छोटे में ही हो जाता है, कोई जरूरी भी नहीं है कि जो बड़े प्रश्न का जो है हल होना है। तो अब जेड पी ओ का वैल्यू निकालेंगे, जेड पी ओ, जब जेड पी ओ का वैल्यू निकालते हैं, जेड पी ओ का है, तो जेड पी ओ कितना दिया है यहाँ पर, आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इसका एक्स दिया है, तो जेड पी ओ का वैल्यू जब वैल्यू निकालते हैं आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू का जो वैल्यू निकाल, पी ओ क्यू का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, पी ओ क्यू का एक्स दिया हुआ है, जेड पी ओ का वैल्यू एक्स हो जाएगा, जेड पी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जेड पी ओ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जेड पी ओ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब निकालना है पी ओ क्यू में, अब देखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, अब त्रिभुज पी ओ क्यू में देखें तो पी ओ क्यू एक त्रिभुज है, पी ओ क्यू एक त्रिभुज है जिसमें आपका आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ठीक है ना। तब यहाँ पर इसको ज्ञात करना, तो यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो बहिष्कोण बना, अंदर 45 तो कोण बना हुआ है, तो पी ओ क्यू में हम आते हैं। तो पी ओ क्यू में आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि आपका कोण ओ और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा पी, और कोण क्यू बराबर 180 त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के नियम के हिसाब से, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के नियम से हिसाब से पी क्यू ओ का जो वैल्यू होगा हमारा 180 अंश के बराबर हो, तो कोण ए जो ओ वैल्यू दिया है यहाँ पर, आइए देखते हैं ओ वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। तो ओ वैल्यू क्या निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या करें, एक्स है निकला हुआ, पी ओ क्यू दिया ना, वहाँ पे एक्स दिया, तो एक्स दिया, तो यहाँ पर पी का वैल्यू लेकर रखिए, यहाँ पर पी का वैल्यू रखेंगे, तो इसके बाद जो कि पी का वैल्यू 60 है और क्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या 90 अंश है ना, 90 अंश है, तो 9 6 15 हो जाएगा, 90 अंश तो 9 6 15 हो जाएगा, तो 15 150 में से क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, 180 में से 150 को माइनस कर देंगे, तो एक्स अंश बराबर क्या हो जाता है आपका 150 हो जाता है, बराबर 180 अंश हो जाता है। तो क्या करेंगे, 180 में से 150 घटाएंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान 30 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। नहीं तो अब 45 निकाल लिया तो 30 तो आपको जो है कि इस तरह से संभावना लगभग जो है कि है ही है, देखने में लग जाता है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 30 अंश माना आएगा, तो इस तरह से जो है कि आपका 45 और 30 से आपका ऑप्शन वाला आंसर होगा। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बड़े होने की वजह से जो है कि शायद इसको जो है कि हम क्या करते छोड़ देते, बट इसमें जो है कि लगाने का तरीका होता है, बढ़िया तरह से कंसेप्ट को ध्यान देना है,
और यहाँ पर सारे तरीकाओं को भी मेंटेन करना है कैसे किया जा रहा है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देखते हैं हम। 10वां प्रश्न दिया कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, अब यहाँ से जो है कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। हमारे बाहर की तरफ दिया है, बाहर की तरफ कोई पॉइंट दिया है तो यहाँ पर से दो ही ना स्पर्शरेखा खींची जाएगी जी। एक वृत्त में जो है कि ऊपर की तरफ से दो ही रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस तरह से जो हमारा क्या हो जाएगा कि एक बाह्य वृत्त बिंदु से कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो ये 2 होगा आंसर। ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान है। ये क्या क्या नियम है, नियम को याद करते हैं तो ये आपका लगभग जो है हल हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कि लगभग हम पढ़ेंगे अगर हमारे एक घड़ी की मिनट की सुई जो है कि 8 सेंटीमीटर लंबी और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कि 8 सेंटीमीटर लंबी बता दिया, 5 मिनट का जो समय दिया गया है, जो मिनट की सुई है। ठीक है ना, 5 मिनट का सुई, तो यहाँ पर 5 मिनट का जो सुई है तो उसके बीच का त्रिज्यखंड निकालना है ना जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए कि एक जो है कि आपको एक आवर में जो कि 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर जो कि एक आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा, है ना, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप निकालेंगे, यहाँ पर जैसे हम निकालते हैं, हम उस वृत्त के अंदर जो है कि त्रिज्यखंड है तो उसका यदि निकालते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 मिनट में जो है कि आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट में जो है कि आपका 60 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 मिनट में हम क्या करेंगे, 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। अब यहाँ 5 मिनट में निकालेंगे तो 5/60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/60, तो 5 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 12/60 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/12। अब 1/12 यहाँ पर हो जाता है तो क्या करना है, यहाँ पर जो है कि आपको मिनट की सुई में त्रिज्या जो है कि त्रिज्या का मान जो है कि आर दिया ही हुआ है, आर तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि अब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 12 रखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर गुणे 12 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 12 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है कि लगभग जो है कि आपका 11वां सवाल लग चुका है। तो 12वां सवाल पर हम ध्यान देंगे। 12वां सवाल क्या है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। ठीक है ना, 1/2 सेंटीमीटर का व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, करे कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये व्यास दिया ना 1/2 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, जब आर का मान निकालेंगे तो व्यास का आधा करना पड़ता है, आर का जब मान निकालेंगे तो व्यास से करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है कि व्यास का हो जाएगा लगभग 2 हो जाएगा, तो 1/2 का 2 कर देंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है कि आपका जो व्यास है लगभग क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर जो है कि सॉरी व्यास नहीं, त्रिज्या यहाँ पर निकल जाती है, 1/4 त्रिज्या निकल जाती है। अब यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, पाई का मान रखना हो तो रखिए, नहीं तो उसको जैसे कि तैसे ऑप्शन में देख लीजिए, है तो रहने दीजिए, 1/4 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 गुणे पाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पाई बाई 16 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में, अभी ये ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ, तो इस ऑप्शन में जहाँ पर दिया हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा, तो लगभग 3/16 पाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो बी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सब प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्टकट इसका मल्टीप्लाई शॉर्टकट जो है कि कैलकुलेशन होता है तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, बट क्या है कुछ भारी रहता है। भारी मतलब क्या होता है, लंबा होता है, तो इसमें टाइम थोड़ा चला जाता है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है, 45.6 किलोग्राम दिया हुआ है। 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य जो कि 45.6 किलोग्राम दिया हुआ है। तो उनका उनके बाहर अरे कि उनके उनके भारों दिया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है ना, भारों का दे दिया है, सॉरी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, भारों का योगफल ज्ञात करें। तो भारों का योगफल आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति का 45.6 है, 10 व्यक्ति का 45.6 है। तो अब क्या करेंगे, 10 का जब निकालना हमको रहेगा तो योगफल ज्ञात निकालना है। तो योगफल क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना, 45/6 गुणे क्या करेंगे, 10 कर देंगे। ठीक है ना, 45 गुणे 6 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि उनका योगफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, लगभग 456 kg हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 456 kg हो गया कि नहीं हो गया, इसका आंसर आपका निकल गया। ठीक है ना, 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45/6 किलोग्राम में, तो फिर उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, सिंपल गुणा कर देना है। अब यहाँ पर 14वां प्रश्न दिएगा, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या, पासे को एक बार उछालने पर। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर माध्य बराबर या फॉर्मूला निकालेंगे, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा चीज भूल गया यहाँ पर, तो योगफल बटे क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है। योगफल बटे कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, 45/6 है, 45/6 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है कि आपको ए बटे क्या करेंगे, ए बटे यहाँ पर क्या करेंगे 10 कर देंगे ना, ए बराबर क्या करें, ए बटे 10 कर देंगे।
जब यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर जो है कि ये समांतर माध्य का जो है ना, समांतर माध्य जो कि दिया हुआ है, तो योगफल बटे संख्या कर देंगे तो योगफल हमारा ए है यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये गुणा भी कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर देंगे तभी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पास से को एक बार उछालने का अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या जो कटे ना, एक पासे को उछालते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना कितनी होगी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 6 है, 6 पूरी संख्या आ जाती है। तब यहाँ पर जो कि अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें अभाज्य संख्या कितनी हो जाती है, लगभग जो करते नहीं 1 3 5 1 3 5 है ना, 1 3 5 है तो लगभग 3 हो जाता है। तो अभाज्य संख्या ये देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको सॉल्व करते हैं तब इसके बाद पता चलेगा। तो इधर संख्या अभाज्य संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 3 5 हो जाएगा, 3 संख्या हो गई ना यहाँ पे। जब 3 संख्या हो जाती है तो क्या करते हैं, अभाज्य संख्या है ना, तो 3 संख्या हो तो इसका पीई निकालेंगे। क्या निकालते हैं, पीई निकालते हैं। तो पीई निकालते हैं तब भी वो फॉर्मूला आपका हो जाता है, पीई इक्वल टू हो जाता है ना, जो आपका अभाज्य संख्या की संख्या यहाँ पर दिया 3 दिया है, मतलब पीई बराबर NA बाई NS हो जाता है। तो NS तो हमारा 6 हो गया और NA जो निकला 3 हो गया, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो इस तरह से देखिए, या इसका जो है कि हमने क्या किया, आप जो है कि आप सवाल को हल कर दिए, हल करके इसका वैल्यू निकाल लिया है ना। तो इस तरह से जो है कितना आसान है और मस्त है, बट क्या करना, बस समझते जाना, समझ के करते जाना है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है कि हम चलते 15वां पर। 15वां वाला यहाँ प्रश्न दिया गया 3x प्लस 2x के वाई बराबर 2 है और 2x प्लस 5y प्लस 1 अब बराबर 0 दिया है, तो दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है। तो के का मान ज्ञात करिए। कह रहा है कि दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है, तो के का मान ज्ञात करिए। अब के का मान यहाँ पर जो क्या करना है, ज्ञात करना होगा, जिस तरह से इसके पहले वाले प्रश्न में हमने हल किया था। तो इस प्रकार से देखिए इसमें भी हल है, बट इसमें के का मान ज्ञात करना तो बहुत आसान है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये फॉर्मूला उसका है। तो यहाँ पर आइए 3x प्लस 2ky लिख लें हम, और माइनस क्या हो जाएगा, बराबर 2 है, बराबर 2 है, सॉरी बराबर 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है कि 2x प्लस 5y बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे, बराबर 0 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a1 और b1 और c1 का मान हम क्या कर देंगे, अलग अलग रख लेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 2ky है, ठीक है ना। 2ky बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 ले लीजिए, बराबर के उधर है तो बराबर से पहले लीजिए, 0 से तुलना कर दीजिए। यहाँ पर 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी तुलना 0 से हम कर दिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि दोनों समीकरण आपस में जो कि एक दूसरे के क्या है, सामान्य है। और यहाँ पर जो है कि जो संख्या था, संख्या पहले तो यहाँ पे a1 का मान आपका b1 का मान और c1 का मान यहाँ पर लिख देंगे, a1 का मान, और यहाँ पर a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान लिख देंगे। इस तरह से जो है कि मान आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ पर समीकरण में निकाल कर उसको रख देना। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और यहाँ पर c1 का मान क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आइए आगे देखते हैं, a2 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान 5 हो जाएगा, C2 का मान यहाँ पर 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कि सारे वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सबका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समांतर है ना, अब यहाँ पर समांतर की बातें कर रहा है। यहाँ पर जब समांतर है तो इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर है तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और बाई C1 बाई C2, इस तरह से हम क्या करते हैं, C1 बाई C2। लेकिन समांतर है तो ये तीसरे का बराबर नहीं होगा, दो जो मान होगा वो तीसरे का बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू नॉट C1 बाई C2। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बराबर B1 और B2 का मान निकालेंगे। तो B1 का मान 2k है, B2 का मान 5 है, ये बराबर नहीं है C1 बाई C2, मतलब C1 का मान -2 है और इसका मान 1 है, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपस में ही करेंगे, इनका कैलकुलेशन आपस में ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, त्रिय गुणा कर देंगे, त्रिय गुणा कर देंगे तो कितना, 3 5 15, 2 दूनी के 4 के हो जाएगा। तो के का मान निकालेंगे तो 15/4 हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपका यहाँ पर जो है आंसर आपका निकल चुका है, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर देखिए इसमें कौन सा है, यहाँ पर देखिए 15/4 आपका आंसर दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 15/4 आपको क्या दे दिया है, आंसर दे दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से गाइस जो है कि आने वाले जितने सारे समय आप इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सारे सवाल को हल कर 16वां सवाल पर चलते हैं, 16वें सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां जो दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। शीर्षों के निर्देशांक 7 5 दिया है, ठीक है, 7,5 5,7 और 3 -3,3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। तरह की बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप हो गया, ये उसका माप निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ए का जो वैल्यू आपने दिखा है यहाँ पर 7,5 दिखाएंगे। दूसरा जो है कि बी का वैल्यू यहाँ पर है, तो बी का वैल्यू हम कितना दिखाएंगे, यहाँ पर 5 और 7 दिखाएंगे, और यहाँ -3 और 3 जो है सी का वैल्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों सिर्फ दिया हुआ BC का मध्य बिंदु क्या करना, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु मतलब ये बीचों बीच हो जाएगा ना डी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, AD से लंब डालेंगे, AD से क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो AD से लंब डालेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु अभी नहीं है, तो BC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या करेंगे, हम लगा लेंगे यहाँ पर। BC का मध्य बिंदु का क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1/x2/2 होगा, और y1 - y2 y2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला मध्यता वाला रहेगा, मध्यता वाला फॉर्मूला, जो मध्यता वाला फॉर्मूला है। x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2/2, y का वैल्यू निकालेंगे तो y1 + y2/2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, और वहाँ पे दिया है आपका 3 दिया, -3 दिया, तो -3 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में से 3 यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में रख देंगे, फिर इसके बाद बटे में 2 रखेंगे। 5 में से 3 निकल जाएगा, 5 में से 3 निकलने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, प्लस माइनस 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 7 + 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे 7 × 3 = 10/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा। y बराबर 2 × 10, तो x का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर y का मान 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y के 2 वैल्यू यहाँ पर निकल जाते हैं, ठीक है ना। x और y के 2 वैल्यू यहाँ पर निकल जाते हैं, यहाँ पर 1 और 5 दिया होता है। तो इस तरह से आपका आंसर है 1 और 5। तो यहाँ पर देख रहे कितने मात्रक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 5 इसका निकल जाएगा, डी का। यहाँ पर डी का निकल जाएगा, तो इसलिए अब AD बराबर निकालेंगे, तो AD बराबर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, करनी में आ जाएगा, यहाँ पर करनी में x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, मान को रखेंगे, यहाँ पर मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 7 और 5 है ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, x1 का मान, y1 का मान आपका 1 हो जाएगा, जो यहाँ से निकला हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 का मान जो है कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 हो जाएगा। तब यहाँ पर 7 में से एक जगह 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हम करेंगे, और यहाँ पर प्लस 5 में से 5 जगह 0 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 में 0 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वही वैल्यू आता है, 36 आता है। तो यहाँ पर 36 का जो पूर्ण वर्ग है 6 है। तो इस तरह से आपका AD का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया है। तो यहाँ पर इस तरह 6 मात्रा किसका हो जाएगा, तो 6 मात्रा लिख देंगे। इस तरह से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं उसमें से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 मात्रा का आपको उत्तर देना है, तो उत्तर आपका लगभग जो कि आपको लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका सी जो है प्रश्न में जो है कि आपको क्या करना है, आपके OMR शीट में अच्छी तरह से उसको भर देना है। आइए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां जो कि हम दिया कि समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x। अब इसका हल है, क्या हल है, यहाँ पर हल निकालना है, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये 3/x, अब यहाँ पर -2x दिया है, बराबर यहाँ पर 2/x दे दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये गुणा कर देंगे, या तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते तो x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाता है। यहाँ पे x कट जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 का x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2x हो जाता है, x कट जाएगा, 3 - 2x² हो जाएगा, 3 - 2x² बराबर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² इधर रहने देंगे, ठीक है ना। 2x² इधर पर रहने देते हैं, और क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ले जाकर घटा देंगे, तो -3 + 3 हो जाता है। या तो ऐसा करेंगे, 3 इधर रहने दीजिए, 2 के धले के माइनस हो जाएगा, 2x² का मान निकालेंगे, x² का मान निकालेंगे, x² का मान निकाला, 2 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो x का मान निकाले तो कर्णी में हो जाएगा, x का मान निकालने तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आपका आ जाता है, ये x का वैल्यू कितना होगा, +- 1/कर्णी में हो जाएगा, +- 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र नंबर 1 होता है ना, इसके लिए जो इसका कोई भी करणी नहीं होती है, करणीय संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है कि आपका लगभग 17वां सवाल का पहला ही आंसर तो मालूम हो गया है आपको कि +- 1/2 होगा। 18वां प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न पे देखिए, 18वां प्रश्न में जो sin 23 अंश और sin 63 अंश, sin 23 और sin 23 अंश और cos 63 अंश का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो लगभग जो है कि आपको सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन फिर भी जब इसमें दे दिया तो इसको हल करा दिया जा रहा है, लेकिन सिलेबस से बाहर हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो है कि साइन, यहाँ पर देखेंगे साइन 90 - 27 कर देंगे, 90 - 27, 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है कि नहीं होता, 90 - 63 हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 63 अंश आपका दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो है कि आपका साइन 63 जब निकलेगा 90 में से, तो कितना हो जाएगा, साइन जो है कि आपका 90
90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 63 हो जाएगा, कॉस 63 बाई कॉस 63, तो कॉस 63 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर जो है ए हो जाता है। 19वां प्रश्न में पहुंचते हैं। 19वां प्रश्न, 19वां सवाल को देखते हैं हम। 19वां यदि करेगा 65 और 117 का एचसीएफ, अरे कि ये आपका जो कि बहुत बार सवाल में आया है। तो इसका करेगा 65 और 117 का एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 65 और 117 के एचसीएफ को 65 एम माइनस 117 के रूप में 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या कितना जाएगा, 117 हो जाएगा। पहली संख्या 65, तो 13 पच्चीस 65 हो जाएगा, 117 है, 117 है, 3 गुणे 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 13 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आइए, यहाँ पर एचसीएफ जो महोत्सव बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, यहाँ 13 दोनों मिल रहा है, जो दोनों मिलता है वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक जो है वही आपका होता है, ये दोनों मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि 65 एम माइनस 11 117 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। तब यहाँ पर m का मान क्या करेंगे आप, यहाँ पर 65 है, m माइनस जो है 17 को ट्रांसफर कर दिए तो 13 के बाद जो है जाएगा तो 117, 13 धनात्मक हो गया तो 65 m बराबर हो जाएगा 7 3 10 1 1 2 1 3 हो जाएगा, लगभग 230 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, नहीं 1 1 2 नहीं हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी 130 हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा 130 और 65 से भाग देंगे, 65 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 65 दूनी कितना हो जाता है आपका 130 हो जाता है। तो इस सबसे मेरे प्यारे बच्चों 19वां सवाल का लगभग जो आंसर आपका है, ये आपका लगभग क्या दिया है, बी बराबर 2 दिया है। तो इस तरह से आंसर हम यहाँ पर जांच करके आपको समक्ष जो है कि लगा कर दिखा दिए हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस आप भी कर लीजिएगा, हो सकता है शायद इनमें से प्रश्न जो है कि सारे फंस सकते हैं, ठीक है ना। या 20वां सवाल के यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, किसी बारंबारता बंटन का जो माध्य है 20.5 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर निकालते हैं फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर, मतलब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर देखते हैं कि बारंबारता बंटन जो होता है, क्या करेंगे यहाँ पर बहुलक, हमें बहुलक लिखेंगे, यहाँ पर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ 3 गुणे क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। ये सूत्र है आपके बुक में ही, ये सूत्र है, सूत्र को याद रखना जरूरी है। सूत्र यदि आपका याद रहेगा तो जो है तो सवाल इसमें हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया कि आपका बंटन माध्य दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी बराबर लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 गुणे माध्यिका का मान यहाँ पर दिया है, ये 20 आपका दिया है, गुणा कर दीजिए, माइनस 2 गुणे माध्य का मान दिया है यहाँ पर कितना दिया, 20.5। अब गुणा कर देते हैं, 3 6 लगभग 60 हो जाता है, ये लगभग 60 हो जाता है, और माइनस क्या होता है 20 दूनी 40 हो जाएगा, 5 का 5 में 10, तो लगभग 40 मतलब 41 हो जाएगा। 60 में से 41 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 60 में से 41 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 में से 4 जाएगा, ये कोई 19 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होता है, 19 हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका लगभग जो है कि 20 मार्क के जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कि आप पे हल हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है कि लगभग जो है कि वर्णनात्मक जो प्रश्न दिया था, तो ये वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको हल करने का हम जो क्या कर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का सम उसमें दिया होगा। तो उस सवालों को जो खंड वो में आकर यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सभी जो है खंड करना है, यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा के सभी खंड को आपको करना है, कोई छोड़ना नहीं है। क बराबर 867 तथा 255 का लॉस सामोसा ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान है ना। 867 जो है पहला पद है, 255 दूसरा पद है, लौसा तथा मौसा निकालना, तो इसका क्या करें, गुणनखंड निकाल लीजिए। अब गुणनखंड कर निकाल कर जो है कि आप इसका मौसा और लौसा दोनों ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। लौसा मौसा दोनों क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 867 का जो है पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो किससे कैंसिल होगा, ये लगभग 7 6 8 8 11 21 हो जाएगा ना। 3 7 21, 3 से भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, तो 2 26 हो गया, 26 में 3 9 8 24, फिर 2 बचा 3 9 27। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब 289 लगभग 3 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 ही कम, 17 ही हम 289 हो जाते हैं। ये ऐसी संख्या है जहाँ पर जो है कि हमारा आसानी से वही चीज़ संख्या रखते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या रख ही नहीं सकते। अब यहाँ पर 5 से 3 से देखते हैं, 3 8 24 और 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, यहाँ पे 5 कम 5 5 7 35, यहाँ 17 कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे, 867 बराबर लिखेंगे 867 और यहाँ 255 बराबर लिखेंगे, क्या क्या जो इनके गुणनखंड है उसको रख दीजिए।
3 गुणे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 दो बार है, यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा 17 जो है कि लगभग यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक उसके ऊपर जो है कि आप क्या रखेंगे घातांक रखते हैं। और यहाँ पर आइए देखते हैं, ठीक है ना, एलसीएम निकालना रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा, लॉसर निकालना रहेगा। तो क्या करना पड़ता है, जो मिलता है तो उसको तो लिख लीजिए, और जो उसके बाद नहीं मिलता वो भी लिख लीजिए, तो ये एलसीएम निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे 3 है, 3 तो लिख दिए, फिर 5 दोनों में नहीं तो 5 हम लिख दिए, लेकिन 17 जो है कि दोनों में मिला है, 17 दोनों में मिला तो 17 को रख दिए हैं। अब यहाँ 5 दिए, 15 गुणा 17 गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर 17 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 17 पर 2 घात नहीं, यहाँ पर 17 है, 17 तो मान लीजिए कि एक बार मिल गया, लेकिन एक बार बचा ना, इसलिए 17 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 15 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ पर 17 17 कितना हो जाएगा 289, अब गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 गुणे 289 करेंगे तो गुणा करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 4335, ठीक ना। एलसीएम आपका 4335 हो जाएगा। और एचसीएफ निकालना तो सिंपल, दोनों में से जो मिल रहा है ना उसी को निकाल लीजिए। 3 मिल रहा है और 17 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिला 3 मिला है 17, 17 3 51 हो जाएगा। 51 क्या करेंगे, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, मौसम इसका याद करें, 3 गुणा 17 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाता है। आपका ये सवाल हल हो गया। जब सवाल हल हो गया तो इस तरह से आपका एचसीएफ निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 51, 17 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अब इस तरह से जो है लगभग आपका जो है प्रश्न खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये प्रश्न खाया गया है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न तो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे खंड जो है कि ख दिया हुआ। दूसरा प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर खंड ख, कॉस ए इज इक्वल टू -3/2 तो एन का जो है कि आपका जो है कॉस ए बराबर करने में 3/2 साइन 2a का मान ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर करने में 3/2 तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो करने में 3/2 दे दिया है ना, ठीक ना। तो इसको आप चित्र बना के भी हल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी हल कर सकते हैं। साइन 2a का मान यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना, साइन 2a का मान पूछ रहा है, देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉस ए बराबर करने में 3/2 है, तो यहाँ पर जो करने में 3/2 होने का मतलब ये हो जाएगा लगभग जो है कि आपका ये करने में 3/2 कॉस 30 का मान है, ठीक है ना। कॉस ए बराबर करने में 3/2 कॉस 30, कॉस कॉस कट जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि 30 का मान, ये 30 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 30, तो साइन 2a है ना, साइन 2a तो क्या करेंगे 2 ए का मान रख देंगे, यहाँ पर 30 रख देंगे, और 2 30 रख देंगे, 2 3 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान जो कितना होता है, साइन 60 का मान जो होता है 3/2। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न का हल होता है, इस तरह से जाके सवाल हल होगा, ठीक है ना। अब इस तरह से ये भी प्रश्न जो कि आपके लगभग जो हल हो चुके हैं। इस तरह से अगला जो कि प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं अगला जो कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m - 0 के बराबर मूल हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। 2 मार्क का पेपर है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 का मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करके आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ABC क्या करेंगे, तीनों यहाँ पर जो है लिख लेंगे, A बराबर B बराबर C। तब यहाँ पर A का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं 3 हो जाता है, B का मान -12 हो जाता है, -12, और यहाँ पर जो C का मान हो जाता है कितना हो जाता है 2m हो जाता है। C का मान 2m और प्लस के हो जाता है, धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मूल धन, क्या लिखेंगे, मूल जो बराबर होगा, तो मूल कब बराबर होगा तो इसको मिला देते हैं। मूल जब बराबर होगा तो यहाँ पर दिया है कि मूल बराबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर है तो मूल बराबर तो D बराबर 0 हो जाएगा। इसका पहले भी इस प्रकार का सवाल है, हमने बताया था कि इस प्रकार के सवाल दिए जाएंगे, आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, B² - 4AC जो B² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो B का मान 12 है, 4 गुणे A का मान क्या हो जाता है 3 हो जाता है, और इसके बाद जो है कि यहाँ पर 2m हो जाता है। यहाँ 12 पर m 144 हो जाएगा, 12 पर m कितना हो जाएगा 144 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 पर m 144, 4 2 12 2 24 m। अब 144 को इधर रहने दीजिए, 24 m को ले लीजिए दाएं पक्ष में या राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर -24 है, यहाँ पर 0 कट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 0 हम कट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर m का मान निकालते तो 1/44 बटे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटा देंगे, अब कटा देंगे तो लगभग जो क्या आपका ये आपका आंसर निकल जाता है। 24 से 24 का जो 6 बार गुणा करेंगे तो लगभग आ जाएगा 144, 6 24 6 2 12 24। तो इस तरह से देखिए आपका जो है कि m का मान यहाँ पर निकल गया है, जब लगभग जो है कि निकल चुका है। अब आगे वाले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं, जिनका मान यहाँ पर दिया हुआ है, जो घ का मान है, k का मान ज्ञात करना, जिनके लिए समीकरण निकाय है। k का मान इसमें निकालना है, जिसमें समीकरण का निकाय यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। kx + 2y = 5 और 3x + y = 3,
इससे पहले भी सवाल हमने इस नियम पर किया है, तो इस नियम का सवाल जो आपको हल करने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्या करेंगे, आपको हल करके यहाँ पर निकालेंगे कि अद्वितीय हल हो या कोई हल नहीं हो। अब यहाँ पर घोल सर जो यहाँ पर बोला कि अद्वितीय हल हो या कोई हल ना हो, तो इस प्रकार से आइए इसका जो है कि हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो है कि यहाँ पर करा कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल कब होगा ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा तो kx प्लस 2y बराबर 5, यहाँ पर 3x प्लस y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर kx प्लस 2y बराबर 5 है, 3x प्लस y बराबर 1। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आपका लग जाएगा जो इसके पर लगा था, a1 b1 c1 निकालेंगे तीनों का पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण से यहाँ पर a2 b2 c2 निकालेंगे, ठीक है ना। a2 b2 c2 यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर a का मान k रखेंगे, b का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ पर जो है कि मान निकालेंगे, a2 का मान 3 है और फिर b का मान जो है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 1 मानते हैं, यहाँ पर c का मान 1 है, ठीक है ना। अब इस प्रकार जो अद्वितीय हल होगा तो इस प्रकार क्या करेंगे, इनका देखिएगा अद्वितीय हल का क्या सूत्र होता है, इसमें नियम है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, इक्वल टू b1/b2। अच्छा, यहाँ पर b1/b2 जब द्वितीय अद्वितीय हल होगा तो पहला दूसरे के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा यह सूत्र है। यदि अद्वितीय हल होगा तो उसका दूसरा पहला दूसरे का बराबर नहीं, तो k/3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है, ये 2 बटा इसके 1 के, फिर ये गुणा कर सकते हैं, k हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, k इक्वल टू नॉट 6 या k इक्वल टू नॉट 6। इस तरह से आपका जो हल है क्या करेंगे, सब निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लगभग आपका आंसर होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर है, आपका आंसर केवल रखना ही रखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि हमारा ये सवाल हल चुका है, तो ये सवाल हल हो चुका है। अब इसके बाद जो है कि अब नेक्स्ट जो है कि अगला सवाल हम करेंगे, दूसरा वाला करें कोई हल नहीं हो। अब इसी में से दूसरा पॉइंट जो है कोई हल नहीं हो, तो इसका कैसे हम सवाल हल करेंगे, आइए देखते हैं। कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है। कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर इसकी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर kx, ठीक है ना, प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है। अब इसके बाद यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर क्या है, आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है आपका। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2, यहाँ पर तीनों जो एक वैल्यू आपको निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसी सवाल से आपको तीनों वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 इक्वल टू k हो जाएगा, b1 का मान 2 हो जाएगा, c1 का मान जो है कि आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो है कि आपका c1 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तो a1/a2 इक्वल टू जो है कि b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, मतलब तीसरे के बराबर इसका नहीं है, पहला दूसरा बराबर होगा लेकिन तीसरा इसके बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आइए तो सवाल को हल करते देखते हैं। a1 का मान k हो जाएगा, k/3 हो जाएगा और यहाँ पर b1 b2 का मान लिख देंगे तो b1 का मान 2 हो जाएगा और इसके बाद b2 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा बराबर है नहीं तो यहाँ 5 बटे क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो सब पहले और दूसरे से ही हल करेंगे क्योंकि तीसरे के बराबर तो है ही नहीं, तीसरे के बराबर नहीं है तो k का क्या करेंगे, 3 गुणा करके 2 3 6 कर देंगे, तो k का मान यहाँ पर 6 हो जाता है। इस तरह से आपका जो सवाल हल हो गया, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें उन बच्चों की तरफ, उन अपने भाई और दोस्तों के पास जो हल कर पाते हैं, नहीं हल कर पा रहे हैं, उनको कमज़ोर है पढ़ने में, तो उनके लिए जो है कि बहुत अच्छी यहाँ पे जो है कि हेल्प हो पाएगी। तो करें कि एक शंकु का आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए और आयतन भी, शंकु का आयतन भी ज्ञात करना है। लोग 2 मार्क का यह प्रश्न है, 2 मार्क का प्रश्न है, तो इसको आइए देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। एक शंकु है, यहाँ पर क्या करेंगे, शंकु बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह शंकु बनाते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे उल्टा, जैसे हमारा कैप होता नहीं, ये बर्थडे पार्टी में जो कैप हम पहनते हैं बच्चे लोग जिनका बर्थडे होता है, तो इसमें ये जो बनता है ना उसी का आकार है। यहाँ पर देखिए जो बीचों बीच से आधा दूरी होगा वो आर का मान होगा, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर। और अच्छा, ये जो ऊपर से जब हम मिला देते हैं तो ये हमारी ऊंचाई हो जाती है। ऊंचाई को एच से दिखाएंगे, जिसका मान 12 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो अब क्या करना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब एल ज्ञात करना। तो एल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला है, ये कर्ण का मान निकालना है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पर एच स्क्वायर का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर का मान जो है कि 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर जो कि 12 बरे में 144 हो जाता है, 12 बरे में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 3 का 5, 3.5 का 2 बार गुणा करने कितना हो जाएगा, 3.5 का, तो ये हो जाएगा लगभग जो है कि 12.25, ये क्या हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। तब यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 144 में जोड़ देंगे, 12.25 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 156.25 हो जाएगा। तो 156
25 156 25 किसका पूर्ण वर्ग है ना, 156 25 किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 125 का है। मतलब 125 का मतलब क्या दशमलव, तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी एक ऊंचाई से कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर है ना। तो 12.5 सेंटीमीटर इसका हो जाता है। तब क्षेत्रफल निकालना हो तो आराम से जो है कि हम क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो एक ऊंचाई जब ज्ञात हो जाएगी तभी शंकु का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो शंकु का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला क्या, पर उसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो अब यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पर 1/3 रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 है, तो 22/7 या 3.4 रखेगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से करिएगा। 3.5 को 2 बार गुणा करेंगे और यहाँ पर एच का मान जो है कि हम क्या करेंगे, एच का मान यहाँ पर रख देंगे। एच का मान क्या है, यहाँ पर दिया है, ए 12 दिया है। तो 12 दिया तो 3 से आप कटा सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, जो कि 3 से कटा सकते हैं। या 22 दिया हो तो 22/7 रखिए, गुण 3.5 को 2 बार लिखेंगे, 3.5 2 बार लिखेंगे, गुणे 12 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 12 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि अब यहाँ पर जो है कि अब कट जाएगा, 7 से कट जाएगा यहाँ पर। या तो यहाँ पर जो गुणा कर देंगे, तो गुणा करके कटा दिए, 7 से 7 5 35 हो जाएगा। 3 से गुणा करें, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो कटा देंगे, तो कटाने के बाद गुणा करने के बाद जो है कि आपके पास 154 बचेगा। आप डायरेक्ट इसको कटा के आप रख सकते हैं, क्योंकि जल्दी में इस सवाल को हल करना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना, इसके लिए। चौथा जो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 दूसरा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये भी 2 मार्क का प्रश्न है आपका। तो आइए इसको भी हल करते हैं, देख लेते हैं कैसे इसको हल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ आपका 2 बिंदु दिया हुआ, 2 बिंदु दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 बिंदु लिख लेंगे। यहाँ पर एक ए हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। यहाँ पर ए और बी को दोनों को मिला देते हैं, ए और बी को मिला देते हैं, इसका मान लिखते हैं -1 और 7 लिखते हैं, और यहाँ पर आपका 4 -3 हो जाता है। तो ये 4 -3 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 का मान y1 का मान हो जाएगा, और x2 का मान y2 का मान हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात दोनों का जो संबंधित 3 दिया है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है, इस पर याद रखिएगा। इसका जो है कि आपका क्या है फॉर्मूला है, तो यहाँ पी और ब्रैकेट में एक्स वाई हम निकालेंगे, ठीक है ना। पी ब्रैकेट में एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो कह रहे कि निर्देशांक ज्ञात करना, उसके निर्देशांक ज्ञात करिए। 1 -7 और 4 3 को और मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटती है। 2 संबंधित 3 का मतलब 2:3 अनुपात में बांटती है, 2/3 अनुपात में बांटती है। तो यहाँ पे x1 का मान 1 हो गया माइनस, यहाँ पर y1 का मान क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपका दूसरी जगह x2 का मान 4 हो जाता है, और ये जो कि x3 का y2 का मान कितना आ जाता है, यहाँ पर y2 का मान यहाँ -4 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अनुपात जो कि M1 संबंधी M2 होगा, मतलब M1 बराबर 2 हो जाएगा, और M2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो क्या करेंगे, अब यहाँ पर x बराबर जो कि M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x1 बटे ये M1 प्लस M2। देखिए ये फार्मूला है, ठीक ना। y का निकालेंगे तो M1 y2 हो जाएगा, प्लस M2 y1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप जो है कि सूत्र है, सूत्र का प्रयोग करके आप लिखेंगे। जब यहाँ पर शब्द दिया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, M1 का वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो M1 का वैल्यू आपका दिया है 2। यहाँ पर जो है कि x2 का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया, तो 4 रख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद प्लस M2 का मान यहाँ पर 3 दिया है, और यहाँ पर x1 का मान आपका दिया है -1 दिया, तो यहाँ पर रख लीजिए, बटे कर दीजिए। M1 का मान आपका कितना है, यहाँ पर M1 का मान 2 और प्लस 3 है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 कम 3 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 चौक 8 माइनस, अब यहाँ पर जो है कि 8 माइनस जो क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब 8 में 3 जाएगा, 5/5 होगा, 5 से 5 कट गया, 1 हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि आप हल करेंगे, दूसरे सवाल को हल करेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं M1 का जो मान है आपका लगभग जो 2 है, 2 गुणे y का मान जो है कि यहाँ पर लिखेंगे तो हम 7 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए y2 है तो -3 रखेंगे, प्लस यहाँ पर M2 का मान जो है कि आपका दिया हुआ है 2 दिया है, 3 दिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम y1 का मान जो है कि यहाँ पर रखेंगे 7 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 -6 हो जाएगा, 21, 2 3 6 हो जाता, तो 21 में से 6 निकल जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है। जब विपरीत चिन्ह वाले होते तो घट जाते हैं, तो 15 5 15 हो जाएगा, लगभग y का मान 3 हो जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है कि सवाल लगभग जो कि हल हो चुका है, लगभग जो है कि हल हो चुका है। लास्ट और प्रश्न जो बाकी है, जिसमें केवल एक करना होता है, तो वो जो है कि आप जो है कि उसमें जो बड़े प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो देखिए आपका जो 22वां का दिया है, 22वां में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। तब यहाँ पर किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि किनमें 5 खंडों को हल करना, तो इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ, तो उसको जो है कि हल हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्न का हल जो है कि अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कराना भूलिएगा, नए चैनल पे होंगे तो।
और जो है कि अपने